हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 431, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रो ऑफ डाई? पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता क्या है? अगर आप पासे को फेंकते हो तो आपको पता है पासे में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकता है। सिमिलरली 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 6। सिमिलरली 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 6। देन 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, ऐसे करके 4 के साथ 6 तक। सेम 5 की लाइन हो सकती है, 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। देन 6 के साथ 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपसे पूछा कि भाई 9 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप यहाँ पे देख रहे हो टोटल आउटकम कितनी है आपकी? एक लाइन में 6 है, 6 6 6 6 6, टोटल कितना हो गया? 36। वैसे भी आपको ना पता चले तो देखना, एक बार डाई को थ्रो करते तो कितना आता है? 6। 2 बार थ्रो करेंगे तो कितना आएगा? 6 की पावर 2, यानी कि 6 6 जा 36। क्लियर है? यानी कि जितने फेस हैं उसको जितनी बार थ्रो किया जाता है उतनी पावर आप उसमें पुट कर दीजिए। क्लियर? नाउ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो है जिसका सम क्या है? 9। तो 9 सम कहाँ होगा? एक होगा 3 और 6 पे, एक कहाँ होगा 9? 4 और 5 में, एक 9 कहाँ होगा? 5 और 4 में, और एक 9 कहाँ होगा? 6 एंड 3 में। तो टोटल कॉम्बिनेशन में 9, पहली 2 लाइन में 9 नहीं आया, थर्ड वाली लाइन में एक बार सम 9 आ रहा है। सिमिलरली फोर्थ वाली लाइन में, फिफ्थ वाली लाइन में और सिक्स्थ वाली लाइन में टोटल 9 कितने आ रहे हैं? 4 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है? 4। टोटल आउटकम कितनी है? 36। 4 9 जा 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/9। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 432. Which of the following is added to national income while calculating personal income? पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते समय इनमें से क्या चीज़ ऐड करेंगे? तो थोड़ा सा पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम क्या होती है? प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स प्रोडक्टिव और अदरवाइज। यानी कि किसी भी सोर्स से आपको इनकम आई है, चाहे वो प्रोडक्टिव है, ट्रांसफर पेमेंट है, फैक्टर इनकम है, किसी भी सोर्स से आई है, सारे सोर्स की इनकम ज्वाइन करके क्या बन जाती है? प्राइवेट इनकम। यानी कि प्राइवेट इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर? प्राइवेट इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारे आइटम को ऐड करके क्या बन जाता है? प्राइवेट। पर्सनल बनाने के लिए क्या करना होता है? पहले प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला एज इट इज, प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बहुत सारे नाम होते हैं, इसे कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं, रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। सिमिलरली देन अगर हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना हो तो पर्सनल इनकम निकालेंगे पहले, फिर उसमें से डायरेक्ट पर्सनल टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स लेस हो जाएंगे, और मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय हाउस होल्ड। कोई भी मिसलेनियस फीस या फाइन हाउस होल्ड ने पे किया है तो उसको उसमें से क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है वो पे की है, उसको भी क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछा था कि भाई अगर आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है किससे? नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम में इनमें से क्या ऐड करेंगे?
कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करेंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। तो क्या करेंगे? ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। अगर हम एक्यूरेट बेस पे बात करें तो इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट और इनकम मेथड के लिए। तो हम यहाँ पे तीनों यूज़ करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ होने लगा है। पर अगर आपके पास ऑप्शन हो प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड की, तो आप उसी को प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का ऑप्शन नहीं है, तीनों का है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे कि इंडिया में कौन सा मेथड यूज़ होता है? तीनों मेथड। क्लियर है? और ब्रॉडली वैसे अगर आप डेप्थ स्टडी करोगे तो आप देखोगे ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, और इसके अलावा बाकी जगह पे इनकम मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि तीनों के तीनों मेथड यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 434, द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। नेशनल इनकम एस्टिमेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेंटर स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बट एट प्रेजेंट NSSO और CSO को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। अब दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों का कंबाइन नाम क्या है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये मर्जर कब किया गया था? 23 मई 2019 को। क्लियर है? तो अगर आपको इनके साथ NSO भी दे दे तो आपको लेटेस्ट के थ्रू जाना है, यानी कि आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? NSO। क्लियर है? अगर आपको NSO गिवन नहीं है और नेशनल इनकम के बारे में पूछा है तो CSO। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435। कंप्यूटर प्रोग्राम आर प्रोटेक्टेड एज। कंप्यूटर प्रोग्राम को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करते हैं कॉपीराइट से। कॉपीराइट से क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट की जाती हैं? बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप और टेक्निकल ड्राइंग्स। क्लियर है? दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट। आपका काम है कि आप ट्रेडमार्क, पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएंगे। Now moving on the next question, question number 436. The arithmetic mean of 10 item is 50. If each item is increased by 5, then new arithmetic mean would be. अगर हर एक आइटम को 5 से इंक्रीज किया जाता है तो न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा? पुराना अर्थमेटिक मीन 50 है और हर आइटम को अगर 5 से इंक्रीज किया जाए तो नया अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 55। जितने से ईच आइटम को इंक्रीज किया जाएगा उतने से ही अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है? इंक्रीज। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करके दिखा देती हूँ। सी 10 आइटम का मीन है 50, यानी कि टोटल क्या हो गया? 50 इंटू 10, 500। हर एक आइटम में 5 ऐड किया है, टोटल आइटम है 10, यानी कि कितना हो गया? 50। अब नया टोटल क्या हो गया? 550। मीन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आइटम क्या है? टोटल है 550, टोटल नंबर ऑफ आइटम सेम है 10, यानी कि न्यू मीन क्या हो गया? 55। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है कि ईच नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, सपोज ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा होता, तो जो मीन है, मीन न्यू मीन भी क्या हो जाता? ओल्ड मीन इंटू जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। 5 से मल्टीप्लाई किया है 5, 10 से मल्टीप्लाई किया है 10 एंड सो। क्लियर? तो ये इस बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर निकाल सकते हैं।
अगर आपको कंसेप्ट याद है कि अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज में सारे नंबरों को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने से ही ओल्ड मीन मल्टीप्लाई हो जाता है न्यू मीन कैलकुलेट करने के लिए, और अगर ऐड करते हैं तो उतने से ही क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। साइबर क्राइम डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर, डिसऑनर ऑफ बिल, पेटेंट एंड कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सी पेटेंट एंड कॉपीराइट क्या है? पेटेंट एंड कॉपीराइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। साइबर क्राइम किससे रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। डिसऑनर ऑफ बिल, बिल क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ फर्स्ट के साथ फोर्थ, और फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ सेकंड एंड फोर्थ के साथ फर्स्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 438। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज अपॉइंटेड बाय। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है? उस जो भी बंदा अपॉइंट किया जाए उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है रेंडर की हो 30 और मोर ईयर्स के लिए, उसी को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439। इकोनॉमिक्स टेंड्स टू जज अ मॉडल अपॉन। इकोनॉमिस्ट किस बेस पे, किस स्टैंड पे मॉडल को जज करते हैं? रियलिटी ऑफ इट्स एजम्पशंस, एक्यूरेसी ऑफ इट्स प्रेडिक्शन, इट्स सिंप्लिसिटी, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो किस पे करते हैं? एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स मॉडल को एक्यूरेसी ऑफ इट्स प्रेडिक्शन के बेस पे जज करते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, टैक्स स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट है, इंश्योरेंस सिस्टम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। तो कौन नहीं है? सोशल कंडीशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441। द पर्पस ऑफ मेकिंग अजम्पशन इन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग इज टू। आपने देखा है हर एक इकोनॉमिक मॉडल कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है, तो इनको इकोनॉमिक्स में अजम्पशन का क्या पर्पस होता है? मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक्स मस्ट डू। इकोनॉमिक्स के काम को कम करना। सिंप्लीफाई द मॉडल वाइल कीपिंग इंपॉर्टेंट डिटेल। मॉडल को सिंप्लीफाई रखना, इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड करते हुए। फोर्स द मॉडल टू गेट द करेक्ट आंसर। मॉडल को करेक्ट आंसर के लिए फोर्स करना, मतलब इस तरह से अजम्पशन की हेल्प से अरेंज करना कि आंसर सही आए। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप मैथमेटिकली। उनके बीच में जो भी कंटेंट है उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए जो अजम्पशन होती हैं इकोनॉमिक मॉडल में वो सिंप्लीफाई द मॉडल वाइल कीपिंग इम्पोर्टेंट डिटेल, यानी कि इम्पोर्टेंट डिटेल को कंसीडर करते हुए मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशंस ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 442। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1983 में। ये 15 अगस्त 1983 में डेवलप्ड हुआ था और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग लैंडलेस हैं उसके एटलीस्ट एक मेंबर को कम से कम एक ईयर में 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एटलीस्ट ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 365 डेज में 100 डेज के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 443। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
मॉडल इज डिजाइन प्राइमरी फॉर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी कि PPP इज एन अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट or public services. Public private partnership allow large scale government project such as road, bridge, hospital to be completed with private funding. यानी कि क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? प्राइवेट फंडिंग से जो गवर्नमेंट के लार्ज प्रोजेक्ट हैं जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करना, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इस तरह की चीज़ों में ये पार्टनरशिप यूज़ होती है। यानी कि किससे रिलेटेड है ये पार्टनरशिप? दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस एज इट रिलेट टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस है और कैसा बेसिक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए? प्रॉफिटेबिलिटी वरीज इन्वर्सली विद रिस्क। प्रॉफिट जो है रिस्क से इन्वर्सली रिलेट होता है। प्रॉफिट जो है रिस्क से डायरेक्टली रिलेट होगा। हाई रिस्क हाई गेन हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो गेन लो प्रॉफिट। लिक्विडिटी मूव टुगेदर विथ रिस्क। लिक्विडिटी का रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुगेदर विद रिस्क। प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुगेदर विथ लिक्विडिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस की तो वो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुगेदर विथ रिस्क। यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिस्क के साथ डायरेक्टली मूव होती है। रिस्क हाई होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, रिस्क लो होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन भी क्या होगी? लो होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 445, mobile technology affect consumer behavior in which of the following? मोबाइल टेक्नोलॉजी ने कंज्यूमर के बिहेवियर को किस तरह से इम्पेक्ट किया है? इट फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस। ये लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट स्टॉप कंज्यूमर कंपेयरिंग प्राइस इन स्टोर। ये कंज्यूमर को प्राइस कंपेयर करने में से रोकता है। इट मेक्स कंज्यूमर डिसीजन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कंज्यूमर के डिसीजन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इट शोज डाउन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। ये कंज्यूमर की जो डिसीजन कैपेसिटी है उसको क्या कर देता है? मतलब कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। सी इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऐप से लोकेशन बेस्ड सर्विस मोटिवेट होती है, क्योंकि मोबाइल की लोकेशन से आप नियर बाय क्या चीज़ है, क्या आपको शॉपिंग करनी है, नियर बाय कौन से मॉल है, कौन से रेस्टोरेंट है, कहाँ पे पेट्रोल पंप है, क्या है, वो सारी चीज़ें जान पाते हो। तो कौन सी सर्विस को हेल्प करता है? इट फैसिलिटेट द यूज ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 446, व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन मार्केटिंग एनालिसिस? मार्केटिंग एनालिसिस में क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या बताती है? देखिए दो तरह की रिसर्च होती है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या बताती है? फीलिंग, ओपिनियन, ठीक है ना। और जो क्वांटिटेटिव है वो नंबर के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे क्या बताएगी वो बताएगी नंबर एंड फिगर। अगर क्वालिटेटिव होता तो आंसर होता फीलिंग एंड ऑप्शन ओपिनियन, और क्वांटिटेटिव है इसलिए आंसर क्या है? नंबर एंड फिगर। क्लियर है? तो क्वांटिटेटिव क्या बताती है? नंबर एंड फिगर्स, और क्वालिटेटिव फीलिंग एंड ओपिनियन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 447, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आ रही है तो सभी को पता होगा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 448, what type of media helps advertiser demonstrate the benefit of using a particular product
एंड कैन ब्रिंग लाइफ एंड एनर्जी टू एन एडवर्टाइजमेंट मैसेज। किस प्रकार का मीडिया विज्ञापन दाताओं को उनके उत्पाद विशेष के प्रयोग से होने वाले लाभों को दिखाने में मदद करता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उनके बेनिफिट भी शो करते हो और इन्हें विज्ञापन दाता के संदेश में जीवन ऊर्जा का संचार कर देता है। किस तरह का है? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया, प्रिंट मीडिया, सपोर्ट मीडिया। तो कौन सा मीडिया होगा? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 449। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट लोन एंड अदर लायबिलिटी इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। सी जो बजट डेफिसिट है वो ब्रॉडर टर्म है और फिस्कल, प्राइमरी और रेवेन्यू क्या है इसके पार्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में आंसर करने से पहले बेसिक कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इन अ ईयर। एक ईयर में जो बोरोइंग है, जो लाइबिलिटीज हैं, उनको हटाकर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट है, उसका डिफरेंस क्या है? फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो रिकरिंग नेचर का है, बार बार करने पड़ते हैं। सिमिलरली रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो बार बार गेट होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके एग्जांपल बताएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का गवर्नमेंट की। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए फिस्कल में से आपने बोरोइंग्स को हटाया था, तो उन बोरोइंग्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, अगर आप उसको फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर दोगे यू विल गेट प्राइमरी डेफिसिट। और अगर मैं बजट डेफिसिट की बात करती हूँ, ये ओवरऑल सबका समीशन है, यानी कि अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी कंसर्न में हो, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, कैसा भी हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अगर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो उसे क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट। तो हमसे पूछा था टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट लोन एंड अदर लायबिलिटी, तो क्या होगा ये? फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450। एन इकोनॉमी परसुइंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन विटनेस। अगर एक इकोनॉमी एक्सपेंशन की पॉलिसी अप्लाई कर रही है, फिस्कल पॉलिसी, तो वो क्या देखेगी इनमें से? इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, उसका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, वेजेस के लेबर इंक्रीज हो जाएंगे, टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले ध्यान से समझिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती क्या है। देखिए दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी, एक फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्री का सेंट्रल बैंक, और हमारी कंट्री की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पॉलिसी यूज़ करता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी। और गवर्नमेंट जो पॉलिसी यूज़ करती है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी है वो अप्लाई की जाती है इन द सिचुएशन ऑफ रिसेशन। अगर इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन है तो फिस्कल पॉलिसी कौन सी यूज़ होती है? रिसेशन में एक्सपेंशनरी। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास पैसा जाए। रिसेशन में आपको पता है क्या होता है? लोगों की इनकम कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेस हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, यानी कि जिन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट काम कर रही होती है उनमें मोर डैम, मोर फ्लाईओवर या जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं उनको बढ़ाती है ताकि उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं उनके पास काम जाए और इस तरह से लोगों के पास क्या आए? मनी आए। तो गवर्नमेंट इस रिसेशन की सिचुएशन में एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और दूसरा काम क्या करती है? टैक्स रेट को डाउन कर देती है, टैक्स रेट को कम कर देती है ताकि लोगों की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाए। भाई जिस बंदे की सैलरी 5,000 थी या 50,000 थी वही की वही सैलरी है, लेकिन जब टैक्स रेट कम हो जाएगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? प्राइस लेस हो जाएगा चीज़ों का, चीपर हो जाएंगी वो। जब चीज़ें चीपर हो जाएंगी तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो इससे रिसेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी।
यानी कि एक्सपेंशनरी सिचुएशन में कब अप्लाई कर दी जाती है? रिसेशन की सिचुएशन में। इसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, टैक्स रेट को कम कर देती है, इसकी वजह से प्राइस डाउन हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। तो अपने ऑप्शन पे आते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, यस, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। इंक्रीज इन वेज ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं है। रियल वेजेस की अगर बात होती तो यू कैन से रियल वेजेस का मतलब क्या होता है? मनी अमाउंट उतनी है लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ जाती है प्राइस कम होने की वजह से। अगर वो ऑप्शन होता तो हम उसे इस सिचुएशन में करेक्ट मानते, पर ये डायरेक्टली कह रहा है वेजेस बढ़ जाते हैं, रिसेशन में वेजेस नहीं बढ़ते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको बताया रिसेशन की सिचुएशन में इनकम टैक्स की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ताकि लोगों की रियल परचेजिंग पावर को बढ़ाया जा सके। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।